से गिरफ्तार किए गए दोनों अलकायदा आतंकियों मिन्हाज और मसरुद्दीन ने एटीएस की रिमांड में पूछताछ के दौरान चौंकाने वाला खुलासा किया है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अगर इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी नहीं हुई होती तो एक हफ्ते में ही दोनों आतंकी धमाकों की साजिश को अंजाम दे देते। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मिन्हाज और मसरुद्दीन ने अपने हैंडलर्स से बताया था कि बड़े मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने की वजह से धमाके करना आसान नहीं था, जिसके बाद इन्होंने छोटे मंदिरों के आसपास ब्लास्ट करने की योजना बनाई थी, जिससे ई रिक्शा में रखकर धमाका करने का पूरा प्लान तैयार किया गया था। पूछताछ में यह भी पता चला कि कुकर बम बनाने के लिए मिन्हाज और मुशीर नाम के शख्स ने नया कुकर खरीदकर दिया था, लेकिन एटीएस करीब एक हफ्ते से मिन्हाज पर नजर रखे हुए थी। एटीएस इस मामले में मिन्हाज और मसरुद्दीन के शकील नाम के साथी की भी तलाश कर रही है, जिसे दोनों के मंसूबों की जानकारी थी। देखिए, 4 जिलों में जांच के तार हैं। कानपुर में हथियार कनेक्शन सामने आया है, तो सहारनपुर में हैंडलर का ब्रेन वॉश करने का मामला, संभल में उमर अल मंडी का गांव है जो कि इनका पूरा हेड बताया जा रहा है। आजमगढ़ में आतंकी कनेक्शन सामने आया है। तो देखिए, अलकायदा आतंकी के जो तार हैं वो किस किस शहर तक जुड़े हुए हैं, ये आप इस के जरिए समझ सकते हैं। लखनऊ में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश के कई शहरों में अलर्ट है। झांसी में संदिग्धों की तलाश में जगह जगह चेकिंग की जा रही है। शहर के होटल्स, मॉल, ढाबे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन को सघन चेकिंग वहां की जा रही है। एसपी की अगुवाई में पुलिस का फ्लैग मार्च भी देखने को मिल रहा है। शहर के कई हिस्सों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। प्रेमनगर, नवाबाद, सीपरी, सदर बाजार में पुलिस ने की गश्त भी देखने को मिली। गश्ती में महिला पुलिस भी शामिल है। डॉग स्क्वाड, फायर ब्रिगेड के साथ पैदल गश्त भी देखने को मिली है। तो आपको बता दें, जैसे ही आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, वैसे ही तमाम जिलों में, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में सख्ती बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में झांसी में भी अब मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। सघन चेकिंग, बस स्टैंड, मॉल, ढाबे, इन सभी पर सघन चेकिंग की जा रही है। ये पूरे प्रदेश में आपको पता है पिछले 2 दिन से हाई अलर्ट है और माननीय उच्च अधिकारियों के निर्देश से झांसी में माननीय पुलिस महानिरीक्षक और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश से पूरे जनपद में आज चेकिंग अभियान चलाया गया है। जहां ढाबा, होटल जो भी शहर में है या जो बाहर हैं, सभी होटलों में चेक किया जा रहा है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ ना रुकने पाए। संदिग्ध व्यक्ति अगर रुका हुआ है तो होटल वाले की जिम्मेदारी है कि वो तत्काल थाने पर सूचना दे। हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, चेक करेंगे कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे रुके हुए हैं। और राजधानी लखनऊ में आतंकियों की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समय रहते एटीएस ने प्रदेश में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। सीएम योगी ने लोगों से भी सजगता बरतने और अपने आसपास हो रही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देखिए, सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है और लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील सीएम ने की है। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के साथ जुड़कर के कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं। हम भी अपने आसपास के क्षेत्र में सजग होकर के इस प्रकार की गतिविधियों की निगाह रख सकते हैं, क्योंकि वे चेहरे अलग होते हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध गतिविधियां। अगर आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जनता के साथ सतत संपर्क और संवाद है, तो आम जनमानस इस बात को बता सकता है कि कहां पे क्या चीज हो रहा है। और ये भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण रहा है। जब ये देश आजादी के माहौल में मशगूल होता, उस समय वह फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा विस्फोट करके सुरक्षा में सेंध लगाने की कुत्सित षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन समय रहते इस प्रकार के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया गया। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, हम सबकी सजगता, आम नागरिक की सजगता
किसी भी व्यवस्था को सदैव सुरक्षित रख सकता है। एजेंसियां काम कर रही हैं, काम करेंगी। लखनऊ में यूपी एटीएस ने जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है उसमें से एक आतंकी मसरुद्दीन की पत्नी और मां का कहना है कि उनका पति निर्दोष है और मिन्हास से उसकी कोई दोस्ती नहीं थी। इन्होंने सीएम योगी से जांच कर छोड़ देने की गुहार लगाई। सर सब शादी वर्दी में थे, इतवार के दिन आए, वो बैठे हुए थे, करीब 11:30 बजे का टाइम था। इन्होंने आवाज़ दी तो हम निकल के गए, तो इनके हमने बताया हमने कोई आया है, तो इनके अब्बू खुद ही बाहर चले गए। कहने लगे जी सर क्या हुआ, तो कहने लगे कि जो है आइए यहाँ आइए, पूछिन मुशीरुद्दीन किसका नाम है, तो बताइए मेरा नाम है। तो कहने लगे यहाँ आइए, कितने 8-10 थे, सब पकड़ के ले जाने लगे। ये बेटी है मेरी, इसको शुगर की दिक्कत है। ये रोने लगी, कहने लगी मेरे अब्बू को कहाँ ले जा रही है, बहुत रोने लगी। तो कहने लगे हटो नौटंकी कर इससे कहीं, तो इसका शुगर एकदम घट गया था, रो रही थी। इतना हमने चेक किया तो शुगर घटा हुआ था। फिर उसके बाद में वो लोग कहने लगे कि आप इसको ऑटो से लेके आ जाइए, हम लोग आगे इनको लेके चले। हम उसी गाड़ी में बैठने लगे, लेकिन कहने लगे कि उसको आप लेके आइए। हम बढ़ते आगे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की तैयारियों के बीच अब देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में भी जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 19 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में भाजपा के 3 सांसदों हरनाथ सिंह यादव, अनिल अग्रवाल और सुब्रमण्यम स्वामी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाने जा रहे हैं, जिन पर राज्यसभा में चर्चा कराने के अलावा सरकार इन प्राइवेट मेंबर बिल्स पर वोटिंग भी करवा सकती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने के लिए नोटिस दे चुके भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि देश में बढ़ती आबादी इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है, जिसे जल्द से जल्द काबू में लाना बेहद जरूरी है। हरनाथ सिंह यादव से एबीपी संवाददाता अंकित गुप्ता ने बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। के तौर पर आपने प्राइवेट मेंबर बिल भी मूव किया हुआ है। आप जो है आपने ये जो प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया हुआ है संसद में, क्या आप इस पर भी चर्चा की मांग करेंगे? आपके क्या बिंदु रहेंगे? देखिए, आज़ादी के बाद जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए और उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया क्या नाम है खर्च किया गया जागरूकता की दृष्टि से, अन्य उपायों की दृष्टि से, लेकिन कोई भी फॉर्मूला जो है कारगर नहीं हो रहा है। अब ये स्थिति ये हो गया, पानी सर से ऊपर चला गया है, इसलिए एक कठोर कानून जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। और यदि हम कठोर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो देश ऐसे गहरे संकट में फंस जाएगा जिससे निकलना जो है मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है और उसमें हमारे मांग है कि एक कठोर कानून बनना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें 2 बच्चों का प्रावधान हो। इस कानून का जो भी उल्लंघन करें उनकी समस्त सरकारी सुविधाएं बंद करनी चाहिए और इसके बाद भी नहीं मानते तो उनके मतदाता बनने का जो अधिकार है उससे वंचित करना चाहिए और इसके बाद भी नहीं मानते तो इसको कानूनी अपराध जो है घोषित करना चाहिए और प्रत्येक छोटे बड़े चुनाव से लड़ने के लिए वंचित करना चाहिए। ये हम अपने बिल में विशेष तौर से मांग करेंगे। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण बिल की तैयारी पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार के इस फैसले की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि इसकी टाइमिंग सरकार की नीति और नीयत दोनों पर शक और सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि लोगों को इसमें गंभीरता कम और चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है। मायावती ने आगे ये भी लिखा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अगर यूपी सरकार थोड़ी सी भी गंभीर होती तो ये काम सरकार को उसी समय शुरू कर देना चाहिए था जब इनकी सरकार बनी थी। उस वक्त लोगों में जागरूकता पैदा की जाती तो विधानसभा चुनाव के समय तक इसके नतीजे भी मिल सकते थे। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर घमासान मचा हुआ है, अब मायावती भी इस घमासान में कूद पड़ी हैं और इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती कह रही हैं कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसे चुनावी फायदे के लिए लाया जा रहा है।
और 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी ने काशी विश्वनाथ का दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कामों का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी रुद्राक्ष सेंटर भी गए। वाराणसी से रवाना होने से पहले सीएम ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात और फिर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। पीएम मोदी 15 जुलाई को वाराणसी के दौरे पर आएंगे, जहां वो करीब 5 घंटे तक रहेंगे और इस दौरान वो काशी को कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे, जिसमें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अहम है। एबीपी संवाददाता नीतीश पांडे ने इसका जायजा लिया। प्रधानमंत्री 15 जुलाई को काशी आने वाले हैं और प्रधानमंत्री काशी में 5 घंटे का समय गुजारेंगे। इस दौरान अगर बात करें तो आईआईटी मैदान से संबोधन का कार्यक्रम है। योजनाओं परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री और इसके साथ ही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की भी सौगात काशी की जनता को प्रधानमंत्री देंगे। और जिस वक्त प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद होंगे उस वक्त जापान डेलीगेसी से जुड़े हुए लोग भी यहां पर मौजूद होंगे। तो प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनज़र पूरे वाराणसी शहर को सजाया जा रहा है, हर ओर रंग रोगन किया जा रहा है। जो दीवारें हैं उनको सजोया जा रहा है। आप देखिए ये रंग रोगन की तस्वीर है, पूरे शहर में ये रंग रोगन आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही शहर की बैरिकेडिंग की जा रही है। तो एमसीएच विंग का तोहफा पूरे काशी को 1550 करोड़ की योजनाओं की सौगात और प्रधानमंत्री का आना अपने आप में खास है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और अब बात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की। प्रियंका का यूपी दौरा 2 दिन के लिए टल गया है। पहले वो 14 जुलाई को लखनऊ आने वाली थी, लेकिन अब वो 16 जुलाई को लखनऊ पहुंचेंगी और यहां वो विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा करेंगी। तो विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए तमाम राजनीतिक दल अब चुनावी मोड में आ चुके हैं और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी भी अब यूपी का दौरा करने वाली हैं। हालांकि उनका जो यूपी का दौरा है वो टल गया है। पहले 14 तारीख को यानी कल उन्हें यूपी आना था, लखनऊ आना था, लेकिन अब 14 की जगह वो 16 तारीख को लखनऊ पहुंचेंगे। और प्रियंका के यूपी दौरे को टलने को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू बोले कि 16 जुलाई को लखनऊ आएंगी प्रियंका गांधी। चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी समीक्षा करेंगी, विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा करेंगी। क्या कुछ कहा है अजय लल्लू ने, आइए आपको सुनवाते हैं। विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। सभी दल अपनी तैयारी में लगे हैं और इसी बीच कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी लखनऊ आने वाली है। हमारे साथ में इस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी मौजूद हैं। अजय जी, जानना चाहेंगे प्रियंका गांधी जी को कब आना है लखनऊ और क्या कार्यक्रम? देखिए, वो 16 तारीख से आएंगी और सभी संगठनों से मुलाकात, सभी नेताओं से मुलाकात, सबसे बातचीत और विभिन्न लोगों से बातचीत के बाद जो चुनाव है उसकी तैयारी के विषय में समीक्षा करेंगे। यहाँ पर हमने सुना अजय कुमार लल्लू जी को, जिन्होंने साफ कहा 16 तारीख को जब प्रियंका गांधी का यहाँ दौरा होगा तो उसके बाद वो तमाम बैठकें करेंगी, संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी लंबा मंथन होगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और शाहजहांपुर में भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह का विवादित बयान खूब वायरल है। विधायक जी एक कार्यक्रम में गांव वालों से खुलेआम कह रहे हैं कि तुमने वोट नहीं दिया इसलिए लाइट नहीं मिलेगी। यही नहीं, वो गांव वालों से ये भी कह रहे हैं कि अगर सच में वोट दिया तो बच्चे की कसम खा लो, मैं तुम्हारे यहाँ अभी लाइट लगवा दूंगा। आज लगवा दे, अगर तुमने लड़का कसम खा लो, कहते ले फिर आपका गाँव नगला ब्राहिम है। आप लोग स्वयं जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस गांव में वोट बहुत कम मिले ना। तो तुम अगर तुम कसम मुझसे जो मेरे पास जो आ गया हर तरीके की मैंने उसकी मदद की, मगर मिली लाइट होना सर हमारे नहीं। ये बताओ वोट हमें कितने मिले जनता ना? अगर तुम सुन लो, रुक जाओ मेरी बात। अगर तुम गंगा की तरफ हाथ करके कसम खा लो, बता दो तुमने हमें वोट दो, तो बताए खा लो गंगा की तरफ, या अपने लड़का के सर पे हाथ रख के कसम खाई।
बोर्ड के लिए देखो हम तो सरकारी कर्मचारी, वही तो हम तो यही तो बात है ना। देखो अपेक्षा उससे की जाती है जिसे आप कुछ दो। कोई भी काम में आप हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास करो। हमारे पिता 4 बार विधायक रहे, हम विधायक बने, कोई ऐसे थोड़ी ना बन गए। बूथ पे लिख जाते हर बूथ पे किसने वोट दिया वो का हमें मालूम ना है। जब बताओ। और अब खबर उन्नाव से, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों की गुंडागर्दी देखने को मिली। यहां दलित महिला बीडीसी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। बताया जा रहा है कि दलित महिला बीडीसी को वोट न देने के आरोप में मंदिर में कसम खिलाकर अपमानित किया गया। सपा नेता आजम खान 64 दिन बाद मंगलवार अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ लखनऊ से सीतापुर जेल पहुंच गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें लेकर जेल पहुंची और इसके बाद दोनों को उनकी बैरकों में भेज दिया गया। आपको बता दें कि सपा सांसद आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सीतापुर जेल में बंद थे। कोरोना की दूसरी लहर में जेल के बंदियों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें 1 मई को रिपोर्ट में सपा नेता आजम खान समेत 13 बंदी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। लंबे समय तक चले इलाज के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। डॉक्टर्स द्वारा उनके स्वास्थ्य के परीक्षण के बाद उन्हें मंगलवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद आजम और उनके बेटे जेल वापस आ गए। सपा सांसद आजम खान को इस समय मेदांता अस्पताल से बाहर लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लंबे वक्त के बाद आजम खान को यहां से डिस्चार्ज किया जा रहा है और इस समय आजम खान जो है वो आप देख सकते हैं बाहर लाया जा रहा है, व्हील चेयर पर उनको लाया जा रहा है और यहाँ से उनके साथ में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी दिख रहे हैं और आजम खान अब स्वस्थ नजर भी आ रहे हैं। उन्होंने देखिए हाथ हिलाकर यहाँ जो लोग खड़े थे उनका अभिवादन भी किया और यहाँ से अब उनको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है और यहाँ से सीधे सीतापुर जेल ले जाया जाएगा। 9 मई को आजम खान को मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था, तब से यहाँ पर उनका इलाज चल रहा था। इस दौरान कई बार उनका जो स्वास्थ्य था वो काफ़ी गड़बड़ हुआ है, क्रिटिकल सिचुएशन में भी आ गए। फिलहाल आप देख सकते हैं उनको सहारा देकर उनके बेटे और साथ में जो अटेंडेंट एम्बुलेंस के वो लोग जो है यहाँ से एम्बुलेंस में उनको शिफ्ट कर रहे हैं। साथ में जो अस्पताल के जो डॉक्टर्स उनको ट्रीटमेंट दे रहे थे, कुछ ज़रूरी जो दवाएँ हैं वो भी यहाँ से उनके साथ भेजी जा रही हैं। जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो साथ में जा रही हैं। यहाँ से डिस्चार्ज करने से पहले जिला प्रशासन पुलिस ने जो डॉक्टर्स की टीम थी उनके साथ कई बार वार्ता की, उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हुई और जब डॉक्टर्स ने हरी झंडी दे दी कि हाँ अब आजम खान स्वस्थ है तो उनको ले जाने का वक्त आया है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा काफिला है। सीतापुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, जो पुलिस टीम है पूरी, वो यहाँ से लेकर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को यहाँ से लेकर रवाना हो चुकी है सीतापुर के लिए। आप देख सकते हैं काफिला जो है इस समय मेदांता अस्पताल के बाहर निकलते हुए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। सुनो यूपी खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मुरादाबाद की, जहां एक शादीशुदा शख्स को किसी दूसरी महिला के साथ शॉपिंग करना महंगा पड़ गया। जब उस शख्स की पत्नी ने शॉपिंग मॉल में अपने पति को किसी और महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, महिला अपने घर वालों के साथ शॉपिंग मॉल में पहुंची थी और अपने पति को किसी और महिला के साथ शॉपिंग करते हुए देखती ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और देखते ही देखते पति पत्नी और वो के बीच शॉपिंग मॉल के अंदर ही सबके सामने घमासान शुरू हो गया और ये तू मैं मारपीट में बदल गई। एक तरफ महिला के परिवार वाले उसके पति को पीटने लगे तो दूसरी तरफ उस महिला ने अपने पति की प्रेमिका से मारपीट करनी शुरू कर दी। लेकिन अब ये पूरा वाकया सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल गाजियाबाद के लोनी इलाके का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक युवक अपनी राइफल से खुलेआम फायरिंग कर रहा है। उसके बाद उसने पिस्टल से फायरिंग की है। इस दौरान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और जैसे ही यह वीडियो पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आया तो आनन फानन में पुलिस ने विशेष टीम गठित करते हुए इस युवक की तलाश शुरू की, जिसे चिन्हित कर उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया है
जिसमें कि एक लड़का फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है एवं उसके पास एक अन्य लड़का खड़ा हुआ है। इसमें वो 2 हथियारों से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। पहले वीडियो में वो एक राइफल नुमा हथियार से फायरिंग कर रहा है और दूसरे में एक पिस्टल से फायरिंग कर रहा है। लड़के को चिन्हित कर लिया गया है। उसके संभावित कानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। बहुत ही जल्द उसको गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।